महाश्वेता देवी का एक छोटा सा आत्मवृत्तांत बहुत पहले वागर्थ पत्रिका में छपा था, जब प्रभाकर श्रोत्रिय उसके संपादक हुआ करते थे। आप सब लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि महाश्वेता देवी बहुत संभ्रांत परिवार से थीं। तो जब वो शुरुआत करती हैं आदिवासियों के साथ या दूसरे लोगों के साथ, तो जाती हैं तो उसी पहली बार जाने का वर्णन किया उन्होंने। और उसमें प्रसंग है कि वो जाती हैं तो उनको बहुत भूख लगी हुई है। तो भूख लगी हुई है तो जो आदिवासी समाज है उनको भात ला करके देता है। तो जैसा कि इधर जो केंद्रीय या मुख्य धारा जो कहा जाता तथा कथित, उसके लोग भात के साथ कुछ सानना चाहते हैं। तो महाश्वेता देवी पूछती हैं कि भात के साथ क्या साने, कुछ है नहीं। तो आदिवासी जो लेकर के आई थी उसने कहा कि हम कुछ सानते नहीं हैं, भात के साथ भूख को सान के खाते हैं। ये जो एक बिंदु था उसने महाश्वेता देवी को बदल दिया। और 2023 में या संभवतः 24 में रुटलेज एक अंग्रेजी का प्रकाशक है, उसने एक भारतीय लेखकों पर एक श्रृंखला शुरू की है, राइटर इन कॉन्टेक्स्ट। उसने महाश्वेता देवी पर एक किताब संपादित की है जिसकी संपादक हैं राधा चक्रवर्ती। उसमें जीएन देवी, मशहूर भाषा वैज्ञानिक और मशहूर चिंतक, उनका एक संस्मरणात्मक लेख है। और वो लेख बहुत लंबा है, उसको पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन मैं इस बात के लिए इसको उद्धृत कर रहा हूं कि महाश्वेता देवी का कद कितना बड़ा है कि जीएन देवी एक ही वाक्य से लेख शुरू भी करते हैं और एक ही वाक्य से लेख खत्म भी करते हैं। और वाक्य है, डू आई नो महाश्वेता देवी, परहैप्स आई डू, परहैप्स नॉट। यही वो वाक्य है जिससे वो लेख शुरू होता है और लेख समाप्त होता है। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे जो विषय दिया था आशीष सर ने, वो किसान से संबंधित है, खेती से संबंधित है, आप कह सकते हैं। तुलसीदास की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ये रामनरेश त्रिपाठी ने जो काम किया है उसके अनुसार ये घाघ की कहावत मानी जाती है, और घाघ अकबर के समकालीन है। तो ऐसा क्या हुआ 400-500 वर्षों में कि आज यह वाक्य कोई नहीं कह सकता कि उत्तम खेती। खेती ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं जो मजबूर हैं। दूसरी बात यह है कि 1840 ईस्वी में एक अंग्रेज थे, मॉन्टगोमरी मार्टिन, उनको काम दिया गया था संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। उसमें वो कहते हैं कि भारत जितना कृषि प्रधान देश है उतना ही उद्योग प्रधान देश भी है, और जो लोग भारत को सिर्फ कृषि प्रधान देश बनाना चाहते हैं वे उसका स्थान सभ्यता के पैमाने पर छोटा करना चाहते हैं। एक और संदर्भ देना चाहता हूं। अभी जब फ्रंटलाइन पत्रिका, जो मशहूर पत्रिका है, उसका एक तरह से कह लीजिए वर्षगांठ उसकी आई, 10 जनवरी 2025 वाले लेख में, 2025 वाले लेख में, या अंक में कहिए, लेख क्या, उसमें पी साईनाथ का एक लेख छपा है। और उसमें उन्होंने एक प्रक्रिया बताई है कि आप सब लोग जानते हैं कि पी साईनाथ बहुत ही मशहूर लेखक हैं और किसानों पे बहुत अच्छा काम है, पीपल्स आर्काइव उन्होंने बनाया है। तो एक रूपक बताते हैं और कहते हैं कि जब मैं जाता था पहले 1984 में किसानों के यहाँ जाता था तो ताजा ग्लास में दूध मिलता था और वो ग्लास पीतल का हुआ करता था। 90 में जब जाने लगा तो चांदी के ग्लास की जगह स्टील का ग्लास हो गया। 1991 के बाद दूध तो मिला लेकिन चाय के टूटे प्यालों में मिलने लगा, और 2000 के बाद दूध की जगह चाय मिलने लगी, काली चाय, वह भी चीनी कम। और चीनी कम ये किसी बीमारी के कारण नहीं है, वो समृद्धि के कमी होने के कारण है। तो एक बात तो ये है। अब मुझे जो बात कहनी है कि किसान से संबंधित अग्निगर्भ उपन्यास को भी ध्यान में रख करके बात करने की कोशिश करूंगा। उसकी भूमिका में महाश्वेता देवी ने बहुत सारी बातें कही हैं, और एक वाक्य है जो ध्यान देना चाहिए। क्यों लिख रही महाश्वेता देवी, उसकी जरूरत क्या है? उसने लिखा है कि जिस व्यवस्था ने यह मुक्ति
और मुक्ति का मतलब यहाँ पे है अन्न, जल, जमीन, कर्ज, बेगार। किसी से भी देश के मनुष्य को मुक्ति पाते नहीं देखा। अन्न, जल, जमीन, कर्ज, बेगार। तो जिस व्यवस्था ने यह मुक्ति नहीं दी, उसके विरुद्ध शुभ्र, शुद्ध और सूर्य के समान क्रोधी मेरे समस्त लेखन की प्रेरणा है। ये तीन जो विशेषण उन्होंने लगाए हैं कि शुभ्र, शुद्ध और सूर्य के समान क्रोध। ये जो क्रोध है, ये क्रोध आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन इसमें शुभ्र और शुद्ध और सूर्य, ये तीन चीजें ध्यान देने की हैं। उपन्यास के आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें बसाई टुडू बार बार उसकी मृत्यु की घोषणा होती है और काली सांतरा को बार बार बुलाया जाता है पहचानने के लिए। और इनके जो संवाद हैं उससे पता चलता है कि किसानी की क्या स्थिति है उस उपन्यास में। और उसके बाद फिर आज भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। छोटे छोटे, जैसा कि भी विनोद सर ने बताया या बाकी आप सब लोग जानते हैं, कल झा सर भी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि उपन्यास बहुत छोटे छोटे संकेतों से काम करता है। कुछ उदाहरण मैं सिर्फ आपको दूंगा उस उपन्यास से, और उससे पता चलेगा कि महाश्वेता देवी किस व्यापक फलक पे चीजों को देख रही हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बंगाल में धान की बहुत अच्छी फसल होती है। उससे एक उदाहरण है, लिखा है उपन्यास में, धान का काम कितने मातृभाव से भरा हुआ होता है। भारतवर्ष की धात्री मानो धान हो, लेकिन धान के अर्थ ही होते हैं जमींदार की जमीन। ये जो दो हिस्सा है इस उदाहरण में, धान का काम कितने मातृभाव से भरा हुआ होता है, भारतवर्ष की धात्री मानो धान हो, ये आपको पहले भी मिल जाएगा, कविताओं में मिल जाएगा, कहानियों में मिल जाएगा। लेकिन आगे जो लिखा है कि लेकिन धान के अर्थ ही होते हैं जमींदार की जमीन। और यह भी आप देखिए कि किसान आखिर किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस उपन्यास में MW शब्द आपको बार बार मिलेगा। MW मतलब मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी। और एक और आजाद भारत में या बाद में MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसान सबसे न्यूनतम चीज की मांग कर रहे हैं। और किसानों के साथ भी हो क्या रहा है, आज किसको किसान हम कह सकते हैं, कैसे कहें किसान? किसान के पास कर्ज के अलावा क्या है? जमीन कौन, ये बीज कौन बना रहा है? कॉर्पोरेट बना रहा है। खाद कौन बना रहा है? कॉर्पोरेट बना रहा है। यहां तक कि सिंचाई भी प्राइवेटाइज कर दी गई है। और दूसरी बात ये देखिए, जितने हम मतलब कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा को हम बहुत अच्छा मानते हैं कि खेती किसानी के हिसाब से, लेकिन यदि आप ध्यान दीजिए तो अभी दो जो हमारे देश के बड़े धनी लोग हैं, अंबानी अडानी, उनकी संपत्ति के बारे में एक सिर्फ आंकड़ा देता हूं। अंबानी साहब की जो संपत्ति है वो पंजाब के GSDP, जो GDP देश के अर्थ में कहते हैं, राज्य के अर्थ में GSDP कहलाता है। तो पंजाब के GSDP से उनकी अलग बहुत ज्यादा उनकी संपत्ति है। इसी तरह अडानी साहब की संपत्ति हरियाणा के GSDP से ज्यादा है। जो ये दोनों बहुत धनी या बहुत समृद्ध एक तरह से खेती के हिसाब से माने जाने वाले राज्य हैं। तो ये जो स्थिति है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जो काली सांतरा और जो बसाई टुडू की बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमको बार बार देखना चाहिए। अब जैसे उसमें महाश्वेता देवी इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि सारे आंदोलनों में जो मध्य वर्ग की केंद्रीयता ने जगह पाई, उससे ही बहुत सारी समस्या हुई। महाश्वेता देवी के लेखन की एक बड़ी विशेषता यह है कि वो जितना बाहर की आलोचना करती हैं उतनी ही भीतर की भी आलोचना करती हैं। जिस विचारधारा से उनकी सहमति है या सहानुभूति है उसको भी हमेशा ही आलोचनात्मक दायरे से बना के रखती हैं, उसको मुक्त नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए कि उनकी सहमति है या सहानुभूति है कि उसको छोड़ दें। जैसे उसमें जो अग्निगर्भ उपन्यास है उसमें दो तरह के मजदूर हैं, एक जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है या किसान कह लीजिए, और एक बिल्कुल ही जो भूमिहीन है। उनकी भी बात है, ज्यादातर वही, वो ज्यादातर आदिवासी हैं जिनके ऊपर नक्सल होने का भी आरोप लगता रहता है, और बसाई टुडू तो उसी से के लिए जाना ही जाता है।
तो मैंने पहले कहा था कि काली सात्रा और वसाई टुडू की जो बातचीत है उसमें एक उदाहरण है कि पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट तो विरोधी पक्ष है, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार में क्या दोनों एक से हैं? नहीं है। दोनों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल एक ही तरह का है। फिर उसमें आर्मी का ही प्रसंग आता है और आर्मी के बारे में लिखा है कि आर्मी में हम लोगों को, और ब्रैकेट में है संथाल, क्योकोरा, केयूर, वो नहीं लेते। आर्मी हम लोगों को मारने के लिए है। ये महाशोधन 1978 में लिख रहे हैं, 1978 का उपन्यास है ये। और यह भी मतलब देखने की बात है कि जो विकास की पूरी अवधारणा है, दंतेवाड़ा है 50-60 साल पुराना कारखाना चल रहा है, लेकिन आप उसमें देखिए उस कारखाने में कोई भी वहां का स्थानीय व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं गया है। तो ये जो अवधारणा मानी जाती है कि आदिवासी इलाकों में या जमीन को लेकर के जो संघर्ष होता है उसमें विकास में बाधा पड़ती है, विकास को लोग टोकते हैं, इस कारण इनको हटाना जरूरी है या इनको ठीक करना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। विकास की अलग प्रक्रिया है। ये सीधा सीधा एक जमीन पर जो कब्जा है उसमें जो ये रामेश्वर भूया जो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है और वो बार बार उससे न्यूनतम मजदूरी की बात की जाती है, बार बार कहा जाता है कि तुम न्यूनतम मजदूरी दो, लेकिन वो नहीं देता है। प्रशासन के साथ उसकी जो मिली भगत है उस पर महाश्वेता देवी ने बहुत जम करके लिखा है। उसमें एक उदाहरण उसका भी देता हूं। प्रशासन भारत भूमि में एक और नया गोंडवाना युग लाना चाहती है। उस गोंडवाना भारत में केवल डायनासोर और मेरुदंडहीन जीव रहेंगे, अर्थात एक ओर रामेश्वर भूया और दूसरी ओर रहेंगे लाठी की चोट से कोख फटे पर मुंह न खुले इस तरह के सदा लाचार रहने वाले नंगे किसान। तो ये जो एक कह लीजिए कि ऐसी चीज बनाई जा रही है जिसमें कि आप बोल नहीं सकते, इसको आप आज के भारत से भी जोड़ के देख सकते हैं। उसी में आगे फिर मतलब इस उपन्यास में काली सात्रा और वसाई टुडू की जो बातचीत है वो बहुत सारे आयामों को खोलती है। इतना समय नहीं है कि प्रत्येक को मैं बता सकूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं। जैसे दूसरा जो प्रजातंत्र का सपना है जो देश ने स्वीकार किया और उससे उम्मीद बनी कि हाँ कुछ ऐसा अच्छा होगा, लेकिन फिर उसमें एक उदाहरण है कि प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता किसी महाजन का शिकार होने का अधिकार नहीं छीन लेती। आज के खेतिहर से कल के खेत मजदूर बनने का अधिकार भी नहीं छीन लेती। प्रशासन चाहता ही है रीढ़ वाले समाप्त हो जाएं। तो ये जो प्रजातंत्र के साथ अधिकार का जो प्रश्न आया है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है। पता नहीं आप ये प्रसंग सुनकर कैसा महसूस करेंगे, लेकिन एक बार का किस्सा है कि कुछ लोग गांव में गए किसानों से बात करने के लिए या मजदूरों से बात करने के लिए। उन्होंने संविधान शब्द का उच्चारण किया तो एक बूढ़े बुजुर्ग ने पूछा ये कौन सा धान है भाई, क्योंकि धान उसमें था तो उनको लगा कोई नया धान आया। तो ये संविधान की पहुंच कहां तक हो पाई है। मैं ये नहीं कहता कि संविधान बहुत खराब चीज है या बहुत गड़बड़ चीज है, लेकिन उसकी पहुंच की जो व्यवस्था बनी है वो कैसे है, यह भी आपको इस उपन्यास में अंदर अंदर बहुत गहराई से दिखाई देगा। इसके साथ साथ बार बार इस उपन्यास में आता है वसाई टुडू इन एक्शन। वसाई टुडू इन एक्शन बार बार प्रशासन कहता है कि, क्योंकि उसमें होता यह है कि प्रशासन, क्योंकि वसाई टुडू को कोई पहचानता नहीं है, एक ही व्यक्ति पहचान सकता है और वह है काली सात्रा। और काली सात्रा को उससे हमदर्दी है या कह लीजिए कि वो उसका दोस्त है। हंसी मजाक भी चलता है दोनों में। एक जगह आता है कि वो जब दूसरी बार उसको पहचानने के लिए बुलाया जाता है तो उसकी जो ऊंचाई है उसमें 1 इंच का इजाफा कर देता है। तो हंस के कहता है अच्छा 1 इंच बढ़ा दिया इस बार तुमने, मैं तो इतना हूं नहीं, कम कर देना चाहिए तुमको। तो मतलब ये है कि ये जो किसानों को लेकर जो संकट, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसान के पास है क्या, अभी सबसे बड़ा संकट जो खेती का है यह है कि जो पारंपरिक परिवार है खेती के और जो कारपोरेट पूरा खेती का चाहता है, इसमें कैसे बहुत अंतर आ गया है। मतलब पारंपरिक जो जिसको कि आप कह सकते हैं पारिवारिक रूप से जो खेती करने वाले लोग हैं और जो कॉर्पोरेट जिस तरह खेती चाहता है। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं।
जामनगर पिछले दिनों बहुत चर्चित रहा किसी दूसरे कारण से, लेकिन जामनगर में आमों का एक बहुत बड़ा बागीचा है उन्हीं महोदय का, और वहां से हर साल 600 टन आम उपजाए जाते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है? बाकी जगह से, अरुण कुमार से यहां बैठे हैं, पटना में दीघा मालदा बहुत प्रसिद्ध है। अब वहां दीघा मालदा वाले बात की क्या स्थिति है, बाकी जगह क्या स्थिति है, लेकिन कैसे ये संभव है? तो जो असल मुद्दा किसानों को लेकर के है कि उनकी जो जमीन का जो संसाधन है उस पर कैसे कब्जा किया जाए। असल पूरा जो चक्र है वो यही है कि संसाधन को किसी तरह से उनके हवाले कर दिया जाए। अग्निगर्भ उपन्यास में बार बार इसी पर एक तरह से प्रतिकार है। देसाई टुडू इन एक्शन जो है वो यही एक तरह से दृढ़ता है कि नहीं, हम अपनी संपत्ति नहीं देंगे, या अपना जो हमारा जो वजूद है नहीं देंगे। हमको जो मिलना चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी है या जो हमारी जो बाकी स्थितियां हैं वो हम चाहते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये पूरा एक तरह से समीकरण बनता है सत्ता का, पुलिस का, पूंजी का, इन सारी चीजों का असर आपको किसानों की स्थिति पर दिखाई देगा। एक और बात कह के बात खत्म करता हूं, वो ये कि इस उपन्यास में जो नाम दिया गया है अग्निगर्भ, वो अग्निगर्भ बहुत प्रासंगिक नाम है, जिससे कि हमेशा विद्रोह निकलता रहता है। वो अग्निगर्भ कोई अग्निकुंड नहीं है कि जाकर के सब कुछ जल पे भस्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अग्निगर्भ का मतलब है कि विद्रोह वहां से निकलता रहेगा। वो बसाई टुडू के रूप में निकल सकता है, किसी दूसरे रूप में निकल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि, और बार बार जो मैंने कहा कि आता है बसाई टुडू इन एक्शन, शायद इसी की जरूरत अभी भारतवर्ष को है, तभी जाकर के कुछ शायद परिवर्तन हो सके। शब्द से ज्यादा कर्म की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।